हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का हमारे इस मार्क्स ओरिएंटेड रिवीजन सीरीज ये दिल मांगे मोर सच रिवीजन SBP शेयर बेस्ड पेमेंट इंड AS 102 क्विकली रिवाइज करेंगे। फंडामेंटल इतना सा है कि मैं एम्प्लॉय को अगर कोई भी सैलरी अलाउंस बोनस देता हूं तो मैं उसे अपनी बुक्स में नॉर्मली एक्सपेंस बुक कर देता हूं। किस पीरियड में? तो अगर वो इस पीरियड से रिलेटेड है तो इसी पीरियड में, रिटायरमेंट बेनिफिट है तो फिर ओवर द पीरियड ऑफ सर्विस में। और कई बार ऐसा भी होता है कि मैं एम्प्लॉय को अपनी कंपनी के शेयर्स देके कंपनसेट करता हूँ। जो भी कारण है, अभी अपन अकाउंटिंग पर फोकस करें। तो जब मैं अपनी कंपनी के शेयर्स एम्प्लॉय को देता हूँ और सपोज एम्प्लॉय को कहता हूँ कि आज मार्केट में अपना एक शेयर 100 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, तुम 100 रुपए पे ये शेयर कंपनी से खरीद लो और अपने पास रखो। आगे जाके कंपनी के शेयर की प्राइस बढ़ेगी तो तुम्हारी भी कमाई होगी। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर कंपनी ऐसा करती है तो इसमें 100 रुपए का शेयर कंपनी अपने एम्प्लॉय को आज 100 रुपए लेकर 100 रुपए पे इशू कर रही है। इसका मतलब कंपनी को कोई नुकसान नहीं है। हो सकता है वो शेयर एम्प्लॉय होल्ड करे 2 3 4 5 साल, उसकी इच्छा से रखे और फिर उसकी प्राइस बढ़ के 150 हो जाए। वो एम्प्लॉय का गेन है पर कंपनी का लॉस नहीं है। ये छोटी सी बात इस पूरे के पूरे चैप्टर का एक बहुत अहम भाग है और वो ये चैप्टर सबसे पहली चीज ये मानता है कि कंपनी की शेयर की प्राइस के बदलाव से एम्प्लॉय को जो फायदा नुकसान हो रहा है, उस फायदे नुकसान का इंपैक्ट कंपनी को बुक करने की जरूरत नहीं है, वो एम्प्लॉय का गेन और लॉस है। तो ये चैप्टर कहता है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय को शेयर के माध्यम से मोटिवेट करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए, जो भी रीजन है, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, अगर आप उसको कॉम्पनसेशन अपने शेयर इशू करके देते हैं तो जो शेयर की कीमत है उतने पे अगर आप उसे शेयर इशू कर रहे हो तो कोई खर्चा बुक करने की जरूरत नहीं। और लाइफ इतनी सिंपल कहाँ होती है, कंपनी जान करके तरीके अपनाती है। जैसे कि एम्प्लॉय को कहती है 100 रुपए का शेयर मैं तुम्हें 80 रुपए में देने को तैयार हूं, तो 20 रुपए का खर्चा बुक कर दो अभी के अभी। फिर कंपनी कहती है कि मैं तुम्हें इसे 80 रुपए में दूंगा, प्रोवाइडेड तुम इसे खरीदने के बाद कम से कम 1 साल तक बेच नहीं सकते और तुम्हें 1 साल तक हमारी कंपनी में काम करना पड़ेगा। तो आप उसे जो फायदा पहुंचा रहे हो 20 रुपए का, क्योंकि 100 का शेयर आप 80 रुपए में दे रहे हो और उसके बदले में उसको 1 साल काम करना पड़ेगा। तो ये 20 रुपए का खर्चा अभी बुक मत करें और इसे 1 साल में बुक करें। हो सकता है आप उसे बोले कि 2 साल रुकना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें 80 रुपए में शेयर देंगे। तो आज 100 रुपए का शेयर आप 80 में देने का वादा कर रहे हो 2 साल बाद, तो 20 रुपए का आपका खर्चा 2 साल में बुक करें। और शेयर की प्राइस कम ज्यादा हुई बाद में तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। सबसे पहला बेसिक रूल स्टैंडर्ड का दिमाग में रखोगे तो बहुत आसान होगी चीजें आगे। कंपनी की शेयर की प्राइस के उतार चढ़ाव से एम्प्लॉय को फायदा नुकसान होता है, कंपनी उसे अकाउंट फॉर नहीं करती। तो कंपनी ने कहा आज 80 रुपए दे दो, एक शेयर ले लो, पर 2 साल तक बेच नहीं सकते और 2 साल तक तुम्हें कंपनी में काम करना पड़ेगा, नहीं तो शेयर वापस। तो कंपनी 2 साल में खर्चा बुक कर देगी। हो सकता है अब कंपनी थोड़ा सा चेंज करे और कंपनी कहे कि भैया 2 साल बाद तुम 80 रुपए दे के 100 रुपए पे शेयर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 20 का फायदा एम्प्लॉय को पहुंचने की उम्मीद लग रही है, आप 20 का खर्चा बुक कर दें। हो सकता है उसमें हम कह दें कि भाई 2 साल बाद जब शेयर देंगे तो 6 महीने तक बेच नहीं पाओगे। तो टेक्निकली स्पीकिंग इतनी सारी कंडीशंस डाल देने के कारण आप यहाँ पर सीधे सीधे ये नहीं कह सकते कि मैंने 100 रुपए का शेयर 80 पर 2 साल बाद देने का वायदा किया है तो इसका मतलब मैंने एम्प्लॉय को 20 रुपए का फायदा पहुंचा। एंड दैट इज वाई देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ फेयर वैल्यू, जो कहता है कि आप ये सोचो कि जो एम्प्लॉय को आप ऑप्शन दे रहे हो, ऐसा ही ऑप्शन एक नॉन एम्प्लॉय इंडिपेंडेंट व्यक्ति को देते, तो क्या आप उसको ऐसा कमिट करते हैं कि 2 साल बाद मेरा आज जो 100 रुपए का शेयर है मैं तुझे 80 रुपए पे दे दूंगा? नहीं। हो सकता है आप उससे 110 रुपए मांगते हैं कि 2 साल बाद आज तू फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर ले, या ऑप्शन ले ले कि 110 रुपए में 2 साल बाद हमारी कंपनी का शेयर लेना। हो सकता है मार्केट कीमत और बढ़ जाए। वहीं आप एम्प्लॉय से 80 में बात कर रहे हो तो इसका मतलब आप उसे 30 का फायदा पहुंचा रहे हो। ये 3 साल बाद फायदा मिलेगा तो इसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी? ये सब चीजें हमें इस क्वेश्चन या स्टैंडर्ड में सॉल्व नहीं करना है। इसके लिए दिया जाता है फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन, जिसका सिंपल सा मतलब है कि जो आपने एम्प्लॉय को दिया है वही किसी और को देते तो आज उससे कितना प्रीमियम ले लेते। जैसे ऑप्शन में प्रीमियम का कंसेप्ट होता है ना, अपन किसी को ऑप्शन देते हैं कि भाई आपके पास राइट है, आप चाहो तो ऐसा कर लेना, नहीं करना है तो मत करना, इतने समय बाद आज प्रीमियम दे दो, उसे कहते हैं फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन। और स्टैंडर्ड का एक सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप एम्प्लॉय को ऐसा कोई फायदा पहुंचा रहे हो तो जो उसकी फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है जो क्वेश्चन में दी जाएगी, उसे आप उसके सर्विस पीरियड में जितने समय वो काम करेगा उसमें खर्च। ये
This is basically what share-based payment standard is all about. This is a conceptual revision, marks oriented revision. इसे करके आप सारे क्वेश्चन एग्जाम के सॉल्व भी कर पाएं और साथ साथ में आप कहीं ना कहीं दिमाग में इन्हें फिट भी कर पाएं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। तो शेयर बेस्ड पेमेंट के पूरे चैप्टर को बहुत सिंपली अगर मैं डिवाइड करूं दो पार्ट में, जो अकाउंटिंग रिलेटेड पार्ट है और बाकी का ज्ञान यानी डेफिनेशन वगैरह, जिसमें अकाउंटिंग भी बहुत आसानी से डिवाइड होगी दो पार्ट में, कि एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट, जिसमें मैं मेरे एम्प्लॉय को कह रहा हूं कि मैं तुझे मेरी कंपनी के शेयर्स दूं। कई बार ऐसा भी होता है कि हम जमीन या कोई असेट या कोई पर्टिकुलर एंटिटी खरीद लेते हैं और बदले में कंसिडरेशन शेयर्स के थ्रू देते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं एम्प्लॉय को नहीं, किसी और असेट को एक्वायर कर रहा हूँ और शेयर्स में पेमेंट कर रहा हूँ, जो इस पर्टिकुलर चैप्टर या स्टैंडर्ड का दूसरा पार्ट। तो बहुत सिंपली इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, एम्प्लॉय के साथ किए गए शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान्स या फिर गुड्स और सर्विसेज एक्वायर करने के लिए कोई शेयर पे पेमेंट किया है। पहले अपन पूरा डिस्कशन करेंगे एम्प्लॉय का। इस एक पेज में मैंने सब समराइज कर दिया है, सब कुछ ब्रह्मास्त्र में डिटेल में, पर ये रिवीजन का उद्देश्य अलग है। एकदम शॉर्ट क्रिस्प एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन जिस तरह के आते हैं एग्जाम में वो सब सॉल्व हो। तो अभी हम सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट एम्प्लॉइज को मैं शेयर के थ्रू क्या कर रहा हूं, कॉम्पनसेट कर रहा हूं। अब इसमें देखिए, स्टैंडर्ड कहता है कि एम्प्लॉय को शेयर के थ्रू कॉम्पनसेट करने के भी दो तरीके। एक, आप एम्प्लॉय को बोल सकते हो कि सुन, आज मेरी कंपनी ज्वाइन कर, 3 साल बाद मैं तुझे सस्ते में शेयर दूंगा। उस समय मैं उससे कुछ पैसे लूंगा और शेयर दे दूंगा। मार्केट से वो खरीदता तो उससे डेफिनेटली कम पर मिल रहा है, तो वो मोटिवेट होगा कंपनी में 3 साल तक रुकने के लिए। इसका मतलब ये प्लान कैसे है? एम्प्लॉय के साथ इक्विटी में सेटल होने वाला है, शेयर्स में सेटल होने वाला है। इसे कहते हैं इक्विटी सेटल्ड एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स। तो मैंने ये कह दिया कि भाई मेरी एम्प्लॉय स्वीटी, ये मेरी एम्प्लॉय है, इसको मैं कॉम्पनसेशन दे रहा था, ये बहुत ज्यादा मोटिवेट नहीं हो रही, तो मैंने बोला अब मैं तुझे कंपनी के शेयर दूंगा। शेयर सर्टिफिकेट आजकल कहाँ मिलते हैं? डीमैट में होते हैं, ये ले आया, क्षमा कर। तो मैंने स्वीटी को कहा कि स्वीटी मेरी एम्प्लॉय, मेरी कंपनी में 2 साल आज मैं स्वीटी से मिला रहा हूँ, आपको 2 साल काम कर ले, तो बदले में 2 साल बाद मैं तुझे क्या करूंगा, मेरी कंपनी का ये शेयर, ओ सॉरी बहुत बुरा था, ये कंपनी का मेरा शेयर जो 100 रुपए में मार्केट में ट्रेड हो रहा है, तुझे मैं सिर्फ क्या करूंगा, 2 साल काम कर ले 80 में तू, और हो सकता है उसे ऐसे 1 लाख शेयर्स का ऑप्शन। स्वीटी ने कहा ठीक है, मोटिवेटेड थी, 2 साल काम करेगी और उसके बाद 80 रुपए पर शेयर देगी और उसे शेयर मिल जाएगा जिसकी मार्केट वैल्यू जो भी हो सकता है स्वीटी बोले इतने पैसे हमारे पास बचे ही नहीं, आप तो जानते ही हैं शौक बड़ी चीज है, हम तो सेविंग करते ही नहीं है, तो आप हमें बोलोगे कि 2 साल बाद एक शेयर के 80 रुपए, लाख शेयर के 80 लाख दे और 1 करोड़ के शेयर ले ले, हमारे पास पैसे। तो हो सकता है मैं स्वीटी को ये कहूँ कि चलो ठीक है, मैं तुझे 80 रुपए से जितना ऊपर अपना शेयर उस समय होगा उतना पैसा कैश में दे दूंगा। तो इसका मतलब मैं शेयर की कीमत के आधार पे ये डिसाइड करूंगा कि स्वीटी को कितना कैश यानी बोनस मिलना चाहिए और वो उसे दे दूंगा। सॉरी स्वीटी, डोंट माइंड स्वीटी, फिसल गई, इसे देख के लोग खैर। तो यहाँ पे सिर्फ शेयर के आधार पे अपन क्या कर रहे हैं, उसको पैसा दे रहे हैं। दिस इज समथिंग विच इज कैश सेटल्ड बट शेयर बेस्ड एम्प्लॉय पेमेंट प्लान। और हो सकता है स्वीटी बोले कि एक काम करो ना, दोनों ऑप्शन दे दो, मेरी इच्छा होगी तो शेयर, इच्छा होगी तो कैश, जो मांगना चाहूँ ले लूँ। तो दैट इज टर्म्ड एज इक्विटी और कैश सेटल्ड, और इन तब में मॉडिफिकेशंस और कैंसिलेशन होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेट्स क्विकली कवर इट अप। शेयर बाहर कर, सबसे पहले बहुत सिंपल है दोस्तों, अगर आप एम्प्लॉय को बोलते हो कि मैं तुझे इतने साल काम करने पे इतने शेयर्स दूंगा, तो इसका मतलब क्या है? आपको ये देखना है कि कहीं मैं एम्प्लॉय को ऐसा कह के कोई फायदा एम्प्लॉय को पहुंचा रहा हूं तो उसका मुझे खर्चा बुक कर। कैसे? तो बहुत सिंपल है, जिस दिन आपने उसे ये स्कीम अनाउंस की है उस दिन आप टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस निकाल। कैसे निकलेगा सर टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस? ओ माय गॉड, इतना सिंपल है। समझो कि मैंने 1 अप्रैल 2020 पे 10 डायरेक्टर्स को एक्सरसाइज प्राइस 30 रुपए, यानी बोला 30 रुपए आप एक ऑप्शन पे मुझे पे करना, 4 साल वेस्टिंग पीरियड काम करने के बाद, और आज इस ऑप्शन की फेयर वैल्यू 40 रुपए, शेयर की नहीं, शेयर की फेयर वैल्यू तो 70, 80, 90 रुपए भी हो सकती है। यानी मैं जो 30 रुपए में ऑप्शन दे रहा हूँ, इस ऑप्शन को मैं किसी और को अगर देता कि भाई आप 4 साल बाद 30 रुपए में हमारी कंपनी के शेयर लेना, तो आज मुझे 40 का प्रीमियम दे देता। ये फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन है 40 रुपए, और मैंने डायरेक्टर्स को ऐसे 500 ऑप्शन पर डायरेक्टर दिए, और एक कंडीशन डाली है कि मार्केट वैल्यू शेयर की 100 रुपए या उससे ज्यादा होना चाहिए 24 पे, विच इज आफ्टर 4 इयर्स वेस्टिंग पीरियड, नहीं तो 400 ऑप्शन ही एक डायरेक्टर को दूंगा।
और मैंने ऐसा कहा है कि भाई जैसे ही 4 साल पूरे होंगे आपके काम करते हुए, यानी 31 मार्च 24, ऐसा नहीं है सेम डेट पे एक्सरसाइज करना है आपको। 1 साल का एक्सरसाइज पीरियड है, 1 साल में आप कभी भी एक्सरसाइज कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम। अब इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले एम्प्लॉय को ये जो फायदा पहुंचाया है, इसमें आपका टोटल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितना होना चाहिए। तो हम ये कहेंगे कि मेरे 10 डायरेक्टर, इन सारे डायरेक्टर्स को मैंने कितने ऑप्शंस दिए, 500 ऑप्शंस, अज्यूमिंग की शेयर की प्राइस 100 रुपये ऊपर हो जाएगी। और मेरा एक ऑप्शन मुझे कितने का खर्चा फेयर वैल्यू बुक करना पड़ रहा है, 40। तो मेरा जो टोटल एक्सपेक्टेड खर्चा हो सकता है वो कितना होगा, 510 डायरेक्टर पे 5000 इंटू 40, इसका मतलब 2 लाख। तो अब इस या 20 लाख कह लीजिए, 500 इंटू 400, 2 लाख रुपए, सही है। 2 लाख रुपए का आपको टोटल खर्चा बुक करना है, पर ये डायरेक्टर 4 साल काम करेंगे तो करना है, तो इस खर्चे को आप ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स खर्चा बुक करें। स्ट्रेट लाइन बेसिस लगेगा, यानी मस्त 50-50 हजार रुपए हर साल आप खर्च। तो सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए, आप पता कर लीजिए कि भाई हमारा टोटल एक्सपेंस कितना होने वाला है, और फिर आप देख लीजिए कि इस साल का कितना खर्चा है और उसे बुक कर दीजिए। पर अब आप देखेंगे इस क्वेश्चन में तो कहीं ना कहीं एस्टिमेशंस की आपको स्मेल आएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जिसे पूरे करने पे ही ऑप्शन मिलेंगे। अगर देखा जाए तो सबसे पहली कंडीशन है सर्विस कंडीशन कहते हैं इसे, जिसमें हम सामने वाले एम्प्लॉय को कहते हैं तुझे रुकना पड़ेगा। तो ये डिस्कशन अभी चल रहा है जिसमें मैंने स्वीटी को क्या किया है, पैसे देने की बात नहीं करी है, मैं उसे शेयर देने वाला हूँ। और मैंने स्वीटी को कहा है कि स्वीटी अगर तुझे शेयर चाहिए तो तुझे क्या करना होगा, मेरी कंपनी में 4 साल काम करना होगा। तो ये सर्विस कंडीशन। और अगर उसने 4 साल काम किया तो मैं उसे कितने शेयर्स दूंगा, 500 पर। हो सकता है कि ये 400 भी हो जाए। ये किस पर डिपेंडेंट है, इट इज डिपेंडेंट ऑन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, इसे बोलते हैं परफॉर्मेंस कंडीशन। पर ये किसका परफॉर्मेंस है, मार्केट में मेरे शेयर का परफॉर्मेंस, इसे बोलते हैं मार्केट। वही बोलते थे कि स्वीटी अगर तूने प्रोडक्शन में काफी ध्यान दिया या सेल्स पे ध्यान दिया और इतने प्रोडक्ट सेल कर दिए तूने, तो मैं तुझे क्या करूंगा, ऑप्शंस 500 दूंगा, नहीं तो 400 ही दूंगा। तो फिर उसे कहते हैं कि ये परफॉर्मेंस के ऊपर बेस्ड है, पर मार्केट के नहीं, यानी कि एम्प्लॉय या कंपनी के, तो इसे बोलते हैं नॉन मार्केट। तो इस तरह से समझ जाना दोस्तों कि जब भी आपका कोई केस बनता है जब भी आपका कोई क्वेश्चन बनता है तो उसमें 2 तरह की कंडीशन होती है। एक वेस्टिंग कंडीशन वो होती है जो सर्विस बेस्ड होती है, या फिर परफॉर्मेंस बेस्ड होती है पर मार्केट के ऊपर बेस्ड नहीं। और दूसरी होती है मार्केट कंडीशन, जिसका सिंपल सा मतलब होता है कि ये शेयर की प्राइस के ऊपर बेस्ड है। स्टैंडर्ड कहता है कि अगर आप एम्प्लॉय को इस तरह का ऑफर दे रहे हो तो आप सिंपली पहली चीज ये समझ जाओ कि ये जो आपके टोटल एम्प्लॉयज हैं 10 जिनको आपने ये ऑफर दिया है, आपको इन सारे के सारे एम्प्लॉयज पे खर्चा बुक नहीं करना है, उतने पे करना है जो आपको लग रहा है कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब 4 साल आपकी कंपनी में रुके। तो मुझे कहा है कि फर्स्ट ईयर एंड में मुझे लग रहा था कि सारे के सारे डायरेक्टर 31 मार्च 24 वेस्टिंग डेट से पहले रिजाइन कर देंगे। तो मुझे लग रहा था एक भी डायरेक्टर रुकेगा नहीं, तो इसका मतलब एक भी शेयर वेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉय बचने नहीं वाला है। ऐसे केस में आप फर्स्ट ईयर में कोई प्रोविजन मत करो। पर फिर सेकेंड ईयर में मुझे ऐसा लगने लगा कि हमारी कंपनी में सारे एम्प्लॉय रुकेंगे। सेकेंड ईयर में क्या हुआ, हमारी ये डायरेक्टर स्वीटी रुकी रही, तो बाकी भी डायरेक्टर हमें लग रहा है रुके हैं, और स्वीटी ने अब बोल दिया मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी 2024 तक। तो हमें उम्मीद है कि सारे डायरेक्टर्स रुके। तो सबसे पहली चीज आपको ये सोचना है कि आपके कितने एम्प्लॉय कंप्लीट करेंगे वेस्टिंग पीरियड, एस्टिमेट करना है। और कब है, एवरी रिपोर्टिंग पीरियड पे। तो एस्टिमेट है तो चेंज होगा तो इसकी अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिवली होगी या रेट्रोस्पेक्टिवली विदाउट रीस्टेटमेंट। तो इसलिए कहते हैं कि आप टोटल खर्चा निकाल के ईयर एंड तक टोटल कितना बुक हो जाना चाहिए ये निकालो। तो भैया आपका टोटल खर्चा था 2 लाख रुपए। अगर आपके 10 के 10 डायरेक्टर रुकते तो ये 2 लाख का खर्चा 4 साल में बुक होता, तो पहले साल बुक होता कितना, 50,000, सेकेंड ईयर 50, फिर 50, फिर 50। पर फर्स्ट ईयर में हमें लग रहा था एक भी डायरेक्टर नहीं रुकेगा, तो खर्चा 0 बुक किया।
सेकेंड ईयर में लग रहा है सारे डायरेक्टर रुकेंगे, तो आप खर्चा कितना बुक करें। प्रोस्पेक्टिव होता तो मैं बोलता है कि चलो जो हुआ छोड़ो, टोटल खर्चा लग रहा है 2 साल और अभी टोटल खर्चा बुक करने के लिए समय बचा है 3 साल, सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर, तो 2 लाख अपॉन 366,667 इस साल खर्चा बुक कर दो। ये अप्रोच नहीं चलेगी। आपको ये सोचना है कि 2 साल हो गए तो 2 साल में टोटल खर्चा कितना बुक हो जाना चाहिए था, 2 लाख में से 1 लाख। इसका मतलब हमें कितना बुक करना है, 1 लाख। अभी तक कितना बुक हो गया है, 0, तो पूरा 1 लाख सेकेंड ईयर में बुक होगा। इसका मतलब आप ये सोचोगे हमेशा कि क्लोजिंग में कितना टोटल हमारे पास खर्चा बुक हो जाना था, ओपनिंग में कितना बुक कर रखा है, डिफरेंस को फॉर द ईयर बुक करते हैं। इसलिए मैंने तरीका बताया कि आप ईयर एंड पे ये देखो कि आपका क्यूमुलेटिव खर्चा कितना हो जाना चाहिए था बुक, और करंट ईयर का एक्सपेंस होगा जो आपका क्लोजिंग क्यूमुलेटिव है माइनस जो आपका ओपनिंग क्यूमुलेटिव एक्सपेंस। तो सर ऐसे तो एस्टिमेट हर साल चेंज होते रहेंगे, तो हर साल एस्टिमेट चेंज होंगे तो क्या अपने को खर्चे रिवाइज करना पड़ेंगे? सिर्फ सर्विस बेस्ड कंडीशन और नॉन मार्केट कंडीशंस के एस्टिमेट हर बार चेंज किए जाते हैं, हर रिपोर्टिंग डेट पे रीएस्टिमेट किए। इसके अलावा बाकी आपके जितने भी दूसरे कंडीशन यानी कि कोई मार्केट बेस्ड कंडीशंस हैं उसके चेंजेस को हम कंसिडर नहीं करते। रूल वही है कि मार्केट रेट चेंजेस से एम्प्लॉय का फायदा नुकसान है, कंपनी का नहीं है। तो ये इंडेक्स कहता है कि जिस दिन आपने शेयर ग्रांट किया आप उसी दिन एस्टिमेट कर लो आपको क्या लग रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एनी मार्केट कंडीशन, और बाद में फिर उसमें कोई भी चेंज हो आप उसे इग्नोर कर। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको बोला गया है कि शेयर की प्राइस अगर कितनी है 500 रुपए, सॉरी 100 रुपए या उससे ज्यादा रही 31 मार्च 24 पे, तो 500 ऑप्शन देंगे। अब मुझे ईयर 1 के बिगिनिंग में ऐसा अनुमान था कि शेयर की फेयर मार्केट वैल्यू 31 मार्च 2024 पर 100 रुपए या उससे ज्यादा रहेगी, तो मैंने उस दिन मान लिया इस लॉजिक से कि 500 ऑप्शंस क्या होंगे, बेस्ट होंगे, ना कि 400 पर डायरेक्ट। स्टैंडर्ड कहता है कि मार्केट कंडीशन आप ग्रांड डेट पे एस्टिमेट करें और बाद में रीअसेस नहीं करेंगे, कारण बता। तो अब आप ये मानेंगे कि मुझे खर्चा 500 के ऊपर बुक करना पड़ेगा, लेकिन बाद में सपोज अगर फर्स्ट ईयर एंड पे ही अगर कहा कि भाई लग रहा है फेयर मार्केट वैल्यू 100 रुपए से कम रहने वाली है, तो हम बोलेंगे सॉरी अब हमें इन सब से कोई मतलब। तो कंक्लूजन समझ लीजिए दोस्तों, जब भी आप एम्प्लॉय को किसी प्रकार का कोई भी शेयर देने की बात करते हो तो कंडीशन डालते हो। कंडीशन 3 तरह की होती है। एक, इतने साल काम करना, सर्विस कंडीशन। दूसरा, ऐसा परफॉर्मेंस तुम या कंपनी देगी तो इतना कुछ देंगे तुम्हें, नॉन मार्केट। और तीसरा, शेयर का परफॉर्मेंस ऐसा रहा तो तुम्हें इतना मिलेगा, मार्केट। मार्केट कंडीशन को पोस्ट ग्रांड डेट इग्नोर किया जाता है, यानी इसका ग्रांड डेट पे असेसमेंट कर लेते हैं और मान लेते हैं आखिरी तक वही रहेगा, फिर चेंज हो तो इग्नोर करते हैं। लेकिन इसमें हम रिपोर्टिंग डेट पे रीएस्टिमेट करते हैं और रेट्रोस्पेक्टिव विदाउट रीस्टेटमेंट कैलकुलेशन। कई बार हो सकता है कोई नॉन वेस्टिंग कंडीशन भी हो, जैसे कि लॉक इन पीरियड, कि भैया शेयर आज ही मिल जाएगा पर आप 2 साल तक बेच नहीं सकते, तो इसका आप जो फेयर वैल्यू अपन ऑप्शन की निकालते हैं ना उसके ऊपर इम्पैक्ट। इससे आपको ये समझ में आ गया कि आपके कोई भी क्वेश्चन के अंतर्गत कौन सी कंडीशन के ईयर एंड के चेंजेस कंसिडर करने और कौन से इग्नोर। तो कभी यहाँ पे ये भी कह देते कि भैया फेयर वैल्यू ऑफ ऑप्शन ईयर एंड पे चेंज होकर इतनी हो गई, हम बोलेंगे हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू चेंज मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर के कारण चेंज हुई होगी और उससे कंपनी को कोई खर्चा एक्सपेंस इनकम बुक करने की चेंज करने की जरूरत। तो खर्चा कैसे बुक होता है उसके लिए यूजुअली आप ऐसा एक टेबल बना लें, वो बेस्ट तरीका होता है। जैसे फर्स्ट ईयर में नंबर ऑफ ऑप्शंस पर एम्प्लॉय 500, फेयर वैल्यू पर ऑप्शन आपने निकाल रखी है 40, नंबर ऑफ एम्प्लॉय आपको लेना है विच विल एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट द वेस्टिंग पीरियड, और मुझे उम्मीद है कि पहले साल में एक भी कंप्लीट नहीं करेगा। वेस्टिंग पीरियड 4 साल का है तो खर्चा 0। सेकेंड ईयर में ऑप्शन 500, भले ही आपका रियल एस्टिमेट हो कि आपको 400 ही देना पड़ेंगे या कुछ भी इग्नोर करेंगे, फेयर वैल्यू भी फिक्स है, नंबर ऑफ एम्प्लॉय लग रहा है 10 के 10 रहेंगे और वेस्टिंग पीरियड 4 है, तो कितना खर्चा बुक हो जाना चाहिए? 500 40 10 पर अब 2 साल हो चुके हैं, ईयर कंप्लीटेड आउट ऑफ 4 ईयर्स, तो टोटल खर्चा 1 लाख बुक हो जाना चाहिए था। 1 लाख माइनस 0 यानी पूरा 1 लाख सेकेंड ईयर में बुक होगा और फर्स्ट ईयर में 0 बुक। थर्ड ईयर में फिर हो सकता है लगे कि कुछ डायरेक्टर छोड़ जाएंगे, ऐसे केस में फिर आप चेंज कर। क्वेश्चन जिनमें आपको एम्प्लॉइज के छोड़ने की बात की जाती है, इन तरह के क्वेश्चंस में कई बार क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको पेचीदापन ऐसा दे देते हैं कि वो बोल देते हैं एक्सपेक्टेड रिटायरल्स आर 5% पर एनम। एक छोटी सी टिप ध्यान रखना, बहुत सुनो सुनो सुनो, एक बहुत बड़ा सीक्रेट बता रहा हूं। क्या?
सीक्रेट बताने के लिए 2 मिनट, एक एग्जाम्पल दिखा देता हूं ब्रह्मास्त्र का। अगर आपको कभी कहा जाए कि आपके 100 एम्प्लॉय हैं कंपनी में, 3 साल बाद उन्हें ऑप्शन वेस्ट होने हैं और लग रहा है हर साल 50 एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे ऑन एन एवरेज ओवर द 3 ईयर पीरियड, और हैं 1000, तो 1000 लग रहा है 50 पर एनम छोड़ के जाएंगे 3 साल में, तो 150 छोड़ के चले जाएंगे, 850 कोई ऑप्शन मिलेंगे ऐसी उम्मीद है, तो आप 850 पे ही खर्चा बुक करो। तो ठीक है, उसी क्वेश्चन में फिर सेकेंड ईयर में दिया जाएगा कि पहले साल 50 की बजाय 40 ही छोड़ के, फिर सेकंड में उस क्वेश्चन में दिया जाएगा पर कंपनी का एस्टिमेट अभी भी यही है कि ऑन एन एवरेज 3 साल में 50 पर एनम छोड़ के जाएंगे। तो ऐसे केस में आप अभी भी यही मानोगे कि आपका आखिरी नंबर ऑफ एम्प्लॉय 850 होने की उम्मीद है, जबकि पहले साल सिर्फ 40 छोड़ गए, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है 50 पर एनम ऑन एवरेज ओवर अ 3 ईयर पीरियड। तो इसमें एक्चुअल कितने छोड़ के गए इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि आप क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन जो दी है वो ओवर द 3 ईयर पीरियड एवरेज पर एनम रिटायरल्स की दी गई। इसी की बजाय ऐसा बोलते थे कि पहले साल 40 छोड़ गए और अब लग रहा है कि रिमेनिंग 2 इयर्स में 50-50 छोड़ के जाएंगे, तो फिर आप एक्चुअल में क्या करते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के एस्टिमेट को चेंज करते हैं कि भाई 40, 50 और 50 छोड़ के जाए। इसलिए ध्यान रखना कि कभी क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली आपको ऐसा कहा जाए नंबर ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेक्टेड टू रिटायर द ओवरऑल होल वेस्टिंग पीरियड, तो ऐसी सिचुएशन में जो एक्चुअल एम्प्लॉय छोड़ गए उससे कोई मतलब, यानी कि 500 एम्प्लॉय थे, वेस्टिंग पीरियड 5 साल था, फर्स्ट ईयर के बिगनिंग में 3% पर एनम 5 साल के पीरियड में छोड़ के जाने की उम्मीद है, पहले साल में 10 छोड़ गए पर कंपनी के एस्टिमेट में कोई चेंज नहीं है। तो आप यही मानोगे कि हमारे एम्प्लॉयज जो 5 साल बाद बचने वाले हैं वो कितने होंगे, 500 इंटू 0.97 टू द पावर 5। भले ही फर्स्ट ईयर में एक्चुअल में देखा जाए तो 3% यानी 15 छोड़ के नहीं गए और 10 ही छोड़ के गए, पर हमारा एस्टिमेट जो है वो कितने पीरियड का है, 3% पर एनम ऑन एन एवरेज। तो हम मान के चल रहे थे कि हर साल सेम नहीं होगा, एवरेज 3% पर एनम छोड़ के जाए। अब सपोज इसी क्वेश्चन में बोला है सेकेंड ईयर में 20 एम्प्लॉय छोड़ गए पर कंपनी के एस्टिमेशन में कोई चेंज नहीं आया, तो भी आपका सेम आंसर आएगा, वही 500 इंटू 0.97 टू द पावर 5। पर सपोज बोलते हैं थर्ड ईयर में 30 एम्प्लॉय छोड़ गए और अब कंपनी एस्टिमेट कर रही है कि फर्दर फॉर फीचर शब्द यूज किया जाता है फॉर कितने एम्प्लॉय छोड़ के जाएंगे, इसलिए ऑप्शन उत्तर कैंसिल हो जाएंगे ऑन रिमेनिंग नंबर ऑफ एम्प्लॉयज एट 5% पर एनम। तो ये रिमेनिंग पीरियड के लिए अब आपको एक्चुअल देखना पड़ेगा कि भाई मेरे 500 एम्प्लॉय थे, पहले साल 10 छोड़ गए, दूसरे साल उसमें से 20 एम्प्लॉयज छोड़ गए, यानी कि अब मेरे बचे 470 और इस 470 में अब 5% पर एनम रिमेनिंग लग रहा है पीरियड के लिए। तो रिमेनिंग पीरियड अब कितना है, तो 2 साल के आ गए, तो 3 साल के बाकी है। तो नाउ व्हाट आई हैव टू डू, ओ सॉरी 5% है, तो 10, 20 और 30 छोड़ गए हैं, यानी कि 440 बाकी है और अब 2 साल और बाकी है और उसमें एवरेज लग रहा है 5% छोड़ के जाए। आप इस तरह से कैलकुलेट करेंगे और ये आपका एम्प्लॉय। कृपा करके इसमें गड़बड़ मत करना, ये छोटी सी गड़बड़ पूरा आंसर को आपके बिगाड़ सकती है। इसी के साथ आपका किसका डिस्कशन पूरा हो जाता है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है कि एम्प्लॉय को आपने शेयर के आधार पे पेमेंट देने की बात की है, तो ये ऐसी अकाउंटिंग। अब मैंने बोला एम्प्लॉय को शेयर के बेसिस पर मैं शेयर नहीं देने वाला हूं, क्या देने वाला हूं, कैश। तो इस पर्टिकुलर केस में क्या अकाउंटिंग होगी, यानी अल्टीमेटली इसे चाहिए कैश। शेयर सिर्फ एक बेसिस है, अल्टीमेटली शेयर के बेसिस पर इसे क्या मिलने वाला है, तो बेस्ड ऑन दिस is going to actually the employee is actually going to get cash। जितना शेयर की प्राइस ऊपर नीचे होगी दोस्तों उसके हिसाब से उसको कितना बोनस मिलेगा ये, यानी यहाँ पे ये कोई पैसे नहीं देने वाली कंपनी, कोई शेयर इशू नहीं करने वाली, रादर शेयर की प्राइस के आधार पे निकलेगा कि कितना पैसा या बोनस इसका बनता है वो कैश में किया। यानी यहाँ पे देखा जाए तो ये प्योर बोनस है, एक्सेप्ट द फैक्ट कि शेयर की प्राइस के आधार पर कितना बोनस इसे कैश में मिलेगा वो चेंज। And this is something which is termed as cash settled plans or stock appreciation rights। तो आप देखो सिंपल सी चीज है कि अगर आप एम्प्लॉय को कहते हो कि शेयर की प्राइस के बेसिस पर तेरा बोनस डिसाइड होगा, जो मैं तुझे कैश में पे करूंगा, तो ये आपकी लाइबिलिटी। अनलाइक इक्विटी सेटल प्लान्स जहां पे आप अकाउंटिंग एंट्रीज कैसे पास करते हो, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डेबिट टू शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व, और ये एंट्री पास होती रहेगी कब तक, वेस्टिंग डेट तक। वेस्टिंग डेट के बाद आपको कोई खर्चा बुक नहीं करना है। एक रूल याद रखना,
वेस्टिंग डेट के बाद जब एक्सरसाइज करेगा एम्प्लॉय आपकी इस पर्टिकुलर ऑप्शन को, तो आप शेयर बेस्ड पेमेंट रिजर्व डेबिट, जो भी एक्सरसाइज प्राइस आएगी बैंक डेबिट, टू शेयर कैपिटल जो भी उसकी पेड अप वैल्यू है, और बचा हुआ सिक्योरिटी प्रीमियम या रिजर्व्स में डाल देंगे। किसी कारण से एक्सरसाइज डेट के बाद, वेस्टिंग डेट के बाद अगर ऑप्शन लैप्स हो जाते तो उसे रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया जाता है। किसको? एसबीपी रिजर्व को। क्योंकि वेस्ट हो गए थे पर एम्प्लॉय ने किसी कारण से एक्सरसाइज नहीं किया, तो ये आपका प्रॉफिट नहीं है। शायद मार्केट प्राइस गिर गई होगी इसलिए उसने एक्सरसाइज नहीं किया, तो कंपनी का प्रॉफिट नहीं है। कंपनी ने जो खर्चा बुक किया था उसके एसबीपी रिजर्व जो बनाए थे जरूरत नहीं है, तो उसे ट्रांसफर कर देंगे रिजर्व से। लेकिन अगर वेस्टिंग डेट से पहले आपने प्रोविजन या रिजर्व फॉर एसबीपी ज्यादा बना दिया था, देन इन दैट पर्टिकुलर केस थिंग्स वुड बी अ लिटिल डिफरेंट। जैसे कि इस एग्जाम्पल में उल्टा होता, फर्स्ट ईयर में लग रहा था मुझे कि एक भी डायरेक्टर नहीं रहेगा, मुझे लग रहा है फर्स्ट ईयर में सारे डायरेक्टर रहेंगे 4 साल तक, इसलिए मैंने फर्स्ट ईयर में 50,000 का खर्चा बुक किया। सेकेंड ईयर में अब मुझे लग रहा है कि 5 डायरेक्टर छोड़कर बचे हुए 5 भी छोड़ जाएंगे, इसलिए मुझे अब कोई खर्चा बुक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी वेस्टिंग डेट तक रहने की उम्मीद नहीं है। तो आपने जो लास्ट ईयर खर्चा बुक किया था उसे आप रिवर्स करोगे कहां से? ईयर से। तो ध्यान रखना, वेस्टिंग डेट से पहले इन केस ऑफ इक्विटी सेटल प्लान्स सारे के सारे एडजस्टमेंट कहां से किए जाते हैं? ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन फ्रॉम पीओएल। पर वेस्टिंग डेट के बाद के सारे एडजस्टमेंट कहां से किए जाते हैं? ऑल एडजस्टमेंट्स आर डन फ्रॉम रिजर्व्स एंड सरप्लस। लेकिन स्टॉक अप्रिसिएशन राइट में सबसे पहली बात, एसबीपी रिजर्व क्रिएट नहीं होगा, प्रोविजन फॉर स्टॉक अप्रिसिएशन राइट क्रिएट होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कैश पे करना है, इसलिए ये प्रोविजन बनेगा और लाइबिलिटी में नॉन करंट या करंट में दिखेगा। Whereas SBP रिजर्व जो यहाँ पर बनता है, इट इज शोन एज अ पार्ट ऑफ रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो स्टॉक अप्रिसिएशन राइट में क्या होता है? उदाहरण के तौर पे मैंने एम्प्लॉय को कहा कि 10 रुपए की फेस वैल्यू का शेयर है, आज मार्केट में 10 रुपए पे ही ट्रेड हो रहा है। मैंने उसे बोला 3 साल तो हमारी कंपनी में काम कर, और ये शेयर में 10 रुपए के ऊपर जितना ये शेयर जाएगा उतना मैं तुझे कैश दे दूं। टेक्निकली स्पीकिंग ये मार्केट में शेयर की प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, उस कारण से एम्प्लॉय को बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो लॉजिक हमारा ये था कि इसको कंपनी अपना खर्चा बुक नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि ये एम्प्लॉय का गेन है, बट क्योंकि यहाँ पे आपको एक्चुअल में कैश पे करना है, तो खर्चा तो आपको बुक करना ही पड़ेगा, जितना भी आपको लग रहा है आपको कैश देना। तो इस कारण से स्टैंडर्ड कहता है कि शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान में वो कंसेप्ट नहीं लगते, कौन से? मार्केट नॉन मार्केट कंडीशन वाले। यहाँ पे किसी भी रीजन से अगर आपको लगता है कि जो बोनस आपने सोचा था उससे ज्यादा या कम देना पड़ेगा, आप अकॉर्डिंगली अपना प्रोविजन चेंज करोगे। तो ये तो बड़ा सिंपल हो गया। हाँ, अब मैंने एक एम्प्लॉय है, उसे बोला एक शेयर दूंगा, 10 रुपए पे दूंगा, मार्केट वैल्यू भी 10 रुपए थी। 3 साल वो रुकेगा तो उसे दूंगा। साल खत्म होते होते शेयर की मार्केट वैल्यू लेट से बढ़ के 16 रुपए हो गई, 16 रुपीज। तो फिर इंडेक्स कहता है कि अब आपके हिसाब से आपको कितने पैसे एम्प्लॉय को देना पड़ेंगे? 6 रुपए। क्योंकि आपने बोला है 10 रुपए से ऊपर जितना शेयर जाएगा उतना तुझे कैश दूंगा, और आपने उसे कहा है कि इसके बदले में तुझे 3 साल तक रुकना पड़ेगा। तो आपका खर्चा 6 रुपए जो इस साल शेयर बढ़ा है वो इस साल का नहीं है, तो 3 साल एम्प्लॉय रुकेगा तो मिलेगा। और सर ऐसे तो हो सकता है कि 3 साल में शेयर की प्राइस और बढ़े, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर भी फेयर वैल्यू का कंसेप्ट होता है, जिसमें फर्स्ट ईयर एंड पे आपको ये सोचना होगा कि इस ऑप्शन की फेयर वैल्यू क्या है। तो स्टॉक अप्रिसिएशन राइट में भी हम फेयर वैल्यू लेते हैं, ना कि इंट्रिंसिक वैल्यू। व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? फर्स्ट ईयर एंड पे शेयर की प्राइस है 16 रुपए, और मैंने बोला 10 के ऊपर जितना तुझे शेयर की प्राइस होगी वेस्टिंग डेट पे उतना तुझे कैश दूंगा, तो 6 रुपए इंट्रिंसिक वैल्यू है। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि अगर आज ये बोनस पे हो जाए कैश में तो कितना पे होगा, वो इंट्रिंसिक वैल्यू। पर ये तो होना ही नहीं है, तो इस कारण से यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं, यहाँ भी फेयर वैल्यू ली जाएगी, और उस फेयर वैल्यू को कैलकुलेट हर ईयर एंड पे किया जाएगा, और पूरा खर्चा बुक नहीं होगा, उसे वेस्टिंग पीरियड में एसएलएन बेसिस पे डिफर करेंगे। सारे चेंज इन एस्टिमेट्स को क्यूमुलेटिव बेसिस पर यानी कि रेट्रोस्पेक्टिव विदाउट रीस्टेटमेंट एडजस्ट किया जाएगा, जैसे कि इक्विटी सेटल में करते। एक और मजे की बात यह है कि अगर इसमें वेस्टिंग डेट के बाद आपको कोई एडिशनल एक्सरसाइज पीरियड थी, मैंने एम्प्लॉय को बोला 3 साल रुक, 10 रुपए से ऊपर जितना शेयर जाएगा उतनी कैश दूंगा। एम्प्लॉय ने बोला ठीक है,
मैंने उसे बोला और 3 साल बाद तेरी इच्छा, जब तुझे कैश लेना है अगले 1 साल में कभी भी कैश ले लेना। ऐसा नहीं है 3rd ईयर कंप्लीट होने पे जितना आपकी शेयर की प्राइस ऊपर है उतना पैसा मिलेगा। सपोज तुम 1 साल बाद ले रहे थे तो 4th ईयर कंप्लीट होने पे अगर तुमने लिया तो फिर इस पर्टिकुलर केस में 4th ईयर एंड पे शेयर की प्राइस -10 रुपए जितना कैश मिलेगा। तो एक और डिफरेंस होता है इक्विटी और कैश सेटल में। कैश सेटल के केस में आप खर्चा तब तक बुक करते हो जब तक कि एक्सरसाइज नहीं हो जाता, जबकि इक्विटी सेटल में अपन सिर्फ वेस्टिंग डेट तक बुक करते हैं। तो कैश सेटल प्लान में आपको क्या करना है, एवरी ईयर एंड फेयर वैल्यू लेना है स्टॉक अप्रिसिएशन रेट की, और लॉजिक वही वाला लगाना है। कौन सा वाला, कितने साल हो गए डिवाइडेड बाय टोटल कितने साल है, कितना बुक हो जाना था, कितना पिछले साल बुक कर दिया, डिफरेंस इस साल का प्रोविजन है। ऐसा कब तक करते रहना, जब तक आपके सारे कैश सेटल प्लान एक्सरसाइज ना। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, यहाँ 2 कॉन्सेप्ट आएंगे, एक इंट्रिंसिक वैल्यू एक फेयर वैल्यू। आपके वो सारे ऑप्शन जो एक्सरसाइज नहीं हुए हैं उन सबको आप फेयर वैल्यू पे प्रोवाइड फॉर करोगे, लेकिन आपके वो ऑप्शन जो एक्सरसाइज हो गए यानी कि इन कैश हो गए, ऑब्वियस सी बात है उनको पेमेंट इंट्रिंसिक वैल्यू दी जाएगी। इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कि उस दिन की मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज का डिफरेंस। और यहाँ पे सारे एडजस्टमेंट पीओएल से होते हैं, वेस्टिंग डेट के भी और उसके बाद के भी, क्यों, क्योंकि एक्चुअल में कैश पेमेंट है, इट इज नथिंग बट अ। और अगर क्वेश्चन इक्विटी कम कैश सेटल्ड होता है तो मैंने स्वीटी को कहा कि यार तेरी इच्छा, तुझे चाहिए तो शेयर ले ले, तुझे चाहिए तो कैश ले ले। अब इसी बात है, शेयर्स अगर मैं दूंगा तो थोड़ी फेवरेबल स्कीम दूंगा कि शेयर लेगी तो चल तुझे 1000 शेयर दे दूंगा, और कैश लेगी तो 600 शेयर पे ही कैश दूंगा। ऐसा कुछ हो सकता है। शेयर में भी हो सकता है कुछ कंडीशन डाल दो कि लॉक इन पीरियड होगा, कैश में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। तो कई बार कंपनी तो अलग अलग स्कीम बना के ऑप्शन में दे देती है कि तेरी इच्छा है तो ये ले ले, इच्छा है तो ये ले ले। ऐसी सिचुएशन में आपको उसकी अकाउंटिंग कैश सेटल स्कीम जैसी करना है शुरू से आखिरी, क्योंकि अगर आप एम्प्लॉय को ऑप्शन दे रहे हो तुझे चाहिए तो कैश ले ले और तुझे चाहिए तो शेयर्स ले ले, तो डेफिनेटली कंपनी के सर पे कैश का ऑब्लिगेशन तो है, क्योंकि एम्प्लॉय की इच्छा है तो वो कैश मांग सकता है, तो कंपनी उस ऑब्लिगेशन को अवॉइड नहीं कर सकती। तो आपको सबसे पहले लाइबिलिटी या प्रोविजन तो बनाना ही है। तो आप ये मान लो कि ये कैश सेटल स्कीम है और उसको प्रोविजन फॉर एसएआर की तरह अकाउंट फॉर कर दो बस। इसमें एडिशनली आपको ये देखना पड़ेगा कि जो आपकी इक्विटी सेटल स्कीम की फेयर वैल्यू है, अगर वो आपकी कैश सेटल स्कीम की फेयर वैल्यू से ज्यादा है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस आपको क्या करना होगा, वो डिफरेंस को आपको एडिशनली खर्चा बुक करना पड़ेगा, और वो खर्चा कहा जाएगा एसबीपी। यानी कैश सेटल की तरह पूरी अकाउंटिंग कर दो, और इक्विटी सेटल मतलब क्या होगा सॉरी, ग्रांट डेट पे आपकी टोटल स्कीम का एक्सपेंस इक्विटी सेटल का अगर कैश सेटल से ज्यादा दिख रहा है तो वो जो डिफरेंस है ना, उस डिफरेंस को आप इक्विटी सेटल की तरह एडिशनली और अकाउंट फॉर कर लेना, यानी उसका और प्रोविजन बना देना। और जब अपन इसके क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे तो अपन उसे प्रैक्टिस करेंगे। अब सेटलमेंट पे अगर उसने कैश ले ली तो आपके पास प्रोविजन फॉर एसएआर तो कैश कर दो, और जो एसबीपी रिजर्व अगर कुछ बनाया था, अगर इक्विटी का खर्चा ज्यादा था तो उसे डाल दो आप प्रीमियम, सॉरी रिजर्व। और अगर उसने इक्विटी शेयर्स ले लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका प्रोविजन फॉर एसएआर पूरा रिजर्व में चले जाएगा, इसमें एसबीपी रिजर्व में। और जब आप शेयर इशू करोगे तो शेयर इशू करने पे एक्सरसाइज प्राइस जो आएगी वो और एसबीपी रिजर्व पूरा कैपिटल और प्रीमियम में ट्रांसफर। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है मॉडिफिकेशन और रीएस्टिमेट। आई होप कैश सेटल प्लान आपको क्लियर है, और इक्विटी और कैश सेटल ऑल्टरनेटिव में किस तरह की अकाउंटिंग हो सकती है ये भी आपको समझ में आ गया। एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ मैं आपको कैश सेटल प्लान का और ऑल्टरनेट का। क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि 1000 स्टॉक अप्रिसिएशन राइट दी हुई है कि आप कैश में बोनस ले लो विच इज फेयर मार्केट वैल्यू एंड एक्सरसाइज रेट माइनस एक्सरसाइज प्राइस। आपको बोला है 3 साल सर्विस में रहना पड़ेगा और अगले 2 साल में कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हो। ये एक्सरसाइज पीरियड है, ये वेस्टिंग पीरियड है। खर्चा हमेशा वेस्टिंग पीरियड के दौरान डेफर होता है, पर बुक बाद में भी होते रहेगा। तो कैसे होगा देखिए, एक्सरसाइज प्राइस 25 रुपए है और फेयर मार्केट वैल्यू शेयर की ईयर एंड पे 30 रुपए। इस क्वेश्चन में अज्यूम किया एग्जाम्पल में कि इंट्रिंसिक वैल्यू और फेयर वैल्यू सेम है, यानी आज सेटल होएगा तो 5 रुपए मिलेंगे, और इसकी फेयर वैल्यू में एस्टिमेट कर रहा हूं तो वो भी 5 रुपए। आप खर्चा कितना बुक करोगे, 5 रुपए, पर पूरा अभी नहीं, इसे 3 साल में डेफर करेंगे क्योंकि एम्प्लॉय को 3 साल काम करना। 5 इंटू 1000 इंटू, आइडियली क्वेश्चन में अगर फेयर वैल्यू दी जाती तो मैं फेयर वैल्यू को बेस मानता है इसकी। फेयर वैल्यू डेफिनेटली ये सोच के आती है कि क्या लगता है 3 साल बाद शेयर की कितनी प्राइस हो सकती है, क्या बोनस, वो सब चीज को देख के।
सेकेंड ईयर में सपोज आपको बोला गया है, ये गिवन है क्वेश्चन में कि प्राइस हो गई 50, एक्सरसाइज 25 है, तो फायदा 25 का, अज्यूमिंग यही फेयर वैल्यू है, तो 25 इंटू 2/3 ऑन 1000 इतना टोटल खर्चा है, टोटल माइनस ओपनिंग फॉर द ईयर आ जाएगा। और थर्ड ईयर में ऐसे ही 45 है, तो अब आपको ये कहना पड़ेगा कि भाई 45 फेयर मार्केट वैल्यू हो गई और 25 एक्सरसाइज प्राइस है, इसका मतलब 20। अब आपको 20 का खर्चा पूरा 3/3 बुक करना है, क्योंकि वेस्टिंग पीरियड हो गया। अब एम्प्लॉय के ऊपर है उसे कल लेना है या 2 साल में लेना है, तो खर्चा अभी आप पूरा बुक कर दीजिए। तो 20 इंटू 1000 ऑप्शन पूरा खर्चा बुक हो जाए। तो ये 20,000 इस साल का खर्चा नहीं है, अभी तक का है, एंड देन यू विल हैव टू सी फॉर द ईयर। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ने एक्सरसाइज नहीं किया क्योंकि उसके पास 2 साल का एक्सरसाइज पीरियड था, नेक्स्ट ईयर एंड तक भी एक्सरसाइज नहीं हुआ और मार्केट वैल्यू 60 हो गई, तो 35 का उसको फायदा। आज अगर वो करता है तब आपको प्रोविजन 35 पे बढ़ा के लाना पड़ेगा। अब 20,000 तक ले आए, 15,000 और बुक कर, डोंट हैव अ चॉइस। और अगर उसने तब एक्सरसाइज कर लिया तो फिर उस केस में कोई दिक्कत नहीं, आप 35,000 पे कर देना, खत्म हो गया। तब भी नहीं किया, वो 5th ईयर एंड तक रुका और 63 हो गया, तो 38 यानी 38,000 टोटल खर्चा है, तो 3,000 और बुक। हाँ, तो कैश शेड्यूल में आपको इस तरह से अकाउंट फॉर करना है। अब डेफिनेटली यहाँ पे देखेंगे तो यू विल बी एबल टू गेट कैसे इसकी अकाउंटिंग होती है एंड ऑल दैट स्टफ इन मोर डिटेल। और इक्विटी और कैश शेड्यूल अगर ऑप्शन है तो क्या करना है वो मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया, कैसे उसको डिस्कस करते हैं। और इन सब में अब सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन, बहुत ध्यान से सुनना। पहले बात करते हैं मॉडिफिकेशन की, जिसका मतलब स्कीम में बदलाव हो गया। एस्टिमेट चेंज नहीं हुआ, वो तो अपन ने पहले ही डिस्कस कर लिया, कौन से एस्टिमेट चेंज कंसिडर होंगे कौन से नहीं होंगे इक्विटी में। हाँ, नॉन मार्केट वाले और वेस्टिंग सर्विस कंडीशन के एस्टिमेट चेंज होते हैं और मार्केट चेंजेस को इग्नोर करते हैं। कैश शेड्यूल में सारे कंसिडर होते हैं। अब रीएस्टिमेशन नहीं है, मॉडिफिकेशन यानी टर्म्स चेंज हो गई। मैंने पहले एम्प्लॉय को बोला था 3 साल काम कर इतने हिसाब दूंगा, अब उसे बोल रहा हूँ 5 साल करेगा तो ही दूंगा। कैसा भी हो सकता है, बोल रहा हूँ 2 साल में ही दे दूंगा। स्टैंडर्ड कहता है कि सबसे पहले आप ये देखो मॉडिफिकेशन फेवरेबल है या अनफेवरेबल है एम्प्लॉय के लिए। अगर वो एम्प्लॉय के लिए अनफेवरेबल है तो इसका मतलब ये है कि आप एम्प्लॉय को जो पहले प्रॉमिस किया था उससे कम दे रहे हो। इसका शायद कारण ये होगा कि शेयर की मार्केट प्राइस क्या हो गई होगी, में भी काफ़ी बढ़ गई होगी, एम्प्लॉय को काफ़ी फायदा मिल रहा है, तो अब आपने स्कीम में क्या किया, थोड़ा सा फायदा कम। स्टैंडर्ड कहता है कि कोई भी अगर मॉडिफिकेशन एम्प्लॉय के लिए अनफेवरेबल है तो हम उसे इग्नोर करेंगे, यानी हमने तो जो पहली स्कीम में खर्चा देना था वो पूरा का पूरा बुक करें। तो मैंने एम्प्लॉय को कहा था कि भाई मैं तुझे 100 शेयर दूंगा, एक्सरसाइज प्राइस होगी 10 रुपए की, और अब बाद में मैं बोल रहा हूँ कि एक्सरसाइज प्राइस 15 रुपए की हो जाएगी। क्या पहले मैंने कहा था 3 साल काम कर तो दूंगा, अब मैं बोल रहा हूँ उतने ही शेयर दूंगा पर 4 साल काम करेंगे। इंडेक्स कहता है कि आप तो उसे पहले वाली स्कीम के अनुसार ही खर्चा बुक कर दो, यानी आपको 3 साल में 100 शेयर देने की बात की थी तो आप 3 में ही बुक करो, भले ही अब बढ़ा के 4 कर दी। तो अगर ये अनफेवरेबल टू एम्प्लॉय है तो आप सिंपली इसे इग्नोर करो, यानी आप ओरिजिनल स्कीम में जो खर्चा बुक होना है वो पूरा करो, भले ही आपका एक्चुअल में उतना खर्चा नहीं होता है। लेकिन अगर ये फेवरेबल टू एम्प्लॉय है तो जो पुरानी स्कीम में खर्चा बुक हो रहा था वो तो बुक होगा ही होगा, प्लस जो आपने फेवर दिया है उसको इंप्रूवमेंट कहते हैं, उस इंप्रूवमेंट को अब आप प्रोस्पेक्टिवली रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड में खर्चा, तो एक्स्ट्रा खर्चा। सवाल आता है कि इंप्रूवमेंट कैसे चेक किया जाएगा, कंपेयर। अब ये ध्यान से समझिए इंप्रूवमेंट कैसे निकलता है। सपोज उदाहरण के तौर पे 1/4/2020 पे मैंने स्कीम लॉन्च करी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, एक्सरसाइज प्राइस 15 रुपए, फेयर वैल्यू ऑप्शन की से 30 रुपए थी, और नंबर ऑफ ऑप्शन जो मैंने दिए थे वो लेट्स से 100 थे, एक ही एम्प्लॉय। वेस्टिंग पीरियड आपका 3 इयर्स का। ठीक है, अब 1/4/2021 यानी कि सेकेंड ईयर के बिगनिंग में एक मॉडिफिकेशन हुआ टर्म्स में, जिस कारण से आपकी लेट्स से एक्सरसाइज प्राइस अब 18 रुपए कर फ्रॉम 15। इंप्रूवमेंट का एग्जाम्पल लेना है तो लेट्स से 10 कर देता हूँ, यानी कि फेवरेबल टू एम्प्लॉय है कि अब एम्प्लॉय को शेयर खरीदते समय सिर्फ 10 रुपए ही देना पड़ेंगे, 15 देने की जरूरत।
अब आप यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ देखोगे कि फेयर वैल्यू ऑन 1/4/21, अगर एक्सरसाइज प्राइस 15 है तो कितनी है, और अगर एक्सरसाइज प्राइस 10 है तो कितनी, किसकी, ऑप्शन की। मैं बोलता हूँ फेयर वैल्यू ऑप्शन की पहले तो 30 थी, पर शेयर की प्राइस काफी बड़ी है, अभी 50 हो गई है, और एक्सरसाइज प्राइस अब मैं 10 कर दूंगा, इसकी लेट से 56 हो जाएगी, और बढ़ जाएगी, या 54 हो जाएगी। माना जाएगा दोस्तों कि इंप्रूवमेंट जो है वो इंप्रूवमेंट 4 का ही, विच इज फेयर वैल्यू एज पर न्यू टर्म्स माइनस फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड टर्म्स, बट बोथ आर टू बी सीन ऑन द मॉडिफिकेशन डेट। क्वेश्चंस करेंगे तो और समझेंगे, क्वेश्चन आंसर अलग से देखेंगे। तो ये 4 रुपए का पूरा आपको क्या करना है, इंप्रूवमेंट कहां पर बुक करना पड़ेगा, दिस 4 रुपीज इंप्रूवमेंट यू विल हैव टू एडिशनली बुक योर एक्सपेंस। अब ये कितने समय में खर्चा बुक होएगा, रिमेनिंग वेस्टिंग पीरियड, तो 100 ऑप्शन पे 4 रुपए ओवर 2 इयर्स आपको एक्स्ट्रा खर्चा बुक करना। तो पहले आप 100 ऑप्शन पे 30 की फेयर वैल्यू 3,000 रुपए 3 साल में 1,000 पर थे वो करना, प्लस इसके अलावा 400 2 साल यानी 200 एक्स्ट्रा। 400 कैसे आया, एक्सरसाइज प्राइस 5 से कम हुई है, पर फेयर वैल्यू आज जो होती ओरिजिनल स्कीम में उससे ये चेंज होने के बाद 4 रुपए बढ़ी है, तो खर्चा 4 ही और बुक। कई बार होता है इंप्रूवमेंट में कोई कैश वगैरह भी दे देते कि भाई हम एक्सरसाइज प्राइस तुम्हारी क्या कर रहे हैं 15 की जगह 10 कर रहे हैं, पर इसके बदले में हम तुमको क्या कर रहे हैं, लेट्स से 3 रुपए कैश भी दे रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली आपने जो टोटल इंप्रूवमेंट दिया है वो 7 रुपए का हो गया, 4 ये प्लस 3। तो वो निकालने के लिए इन्होंने क्या बोला है, स्टैंडर्ड कहता है इंप्रूवमेंट इज फेयर वैल्यू ऑफ रिवाइज स्कीम ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन एंड नेट फेयर वैल्यू ऑफ ओरिजिनल स्कीम ऑन डेट ऑफ मॉडिफिकेशन। व्हाट इज नेट फेयर वैल्यू, ओरिजिनल स्कीम की जो आज फेयर वैल्यू है कैश पे करने, उसमें से कैश जो पे करी है वो माइनस कर, तो नेट फेयर वैल्यू आएगी। ऑब्वियसली बात है, ये जितना कम होएगा आपका इंप्रूवमेंट उतना बढ़ जाएगा, तो इफेक्टिवली जो कैश पे करी है वो इंप्रूवमेंट में। और हाँ, एक केस स्पेशल है और वो है एक्सेलरेशन का। मैंने बोला कि जब भी आप फेवरेबल टू एम्प्लॉय कर रहे हो तो जो पुरानी स्कीम में खर्चा बुक हो रहा था वो करो, और इंप्रूवमेंट अलग से बुक करो। अब सपोज इंप्रूवमेंट ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज प्राइस कम हुई है, नंबर ऑफ ऑप्शन बढ़ा दिए, इंप्रूवमेंट है कि भैया वेस्टिंग पीरियड कम कर। मैंने आपको एक ईसॉप स्कीम दी थी जिसमें बोला था 5 साल काम करो इतने शेयर दूंगा, खर्चा बुक कर रहे थे 5 साल में, 2 साल हो चुके हैं, अब मैंने कहा चलो 4 साल में ही आपको ये ऑप्शन सेम दे देंगे। अब लॉजिकली क्या है, ये फेवरेबल है एम्प्लॉय के लिए क्योंकि जल्दी वेस्ट हो जाएगा, काम 1 साल कम करना है और पूरी स्कीम में पैसे मिलेंगे। पर मैंने कहा है ओल्ड स्कीम वैसे ही अकाउंट फॉर होगी यानी 5 साल में, तो फिर वो नहीं होगा, इसे एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो कभी भी वेस्टिंग पीरियड अगर रिड्यूस होता है तो फिर अब आप बचा हुआ खर्चा रिड्यूस वेस्टिंग पीरियड में ही बुक कर, यानी अब इस केस में आपने अभी तक जो बुक कर दिया वो ठीक है, अब जो बचा हुआ खर्चा है वो रिमेनिंग 2 इयर्स में प्रोस्पेक्टिव। और अगर कोई भी स्कीम अनफेवरेबल टू एम्प्लॉय हुई है तो आप इग्नोर कर दो, पुराना खर्चा आपका जो भी बुक हो रहा है वो बुक बस। यहाँ पे अगर किसी केस में आपने कोई एम्प्लॉय की स्टॉक ऑप्शंस कैंसिल कर दिए बिफोर दे वर एक्चुअली वेस्टेड टू द एम्प्लॉयज। मैंने एम्प्लॉय को जैसे यहाँ पे कहा था कि भाई मैं तुझे क्या करूंगा, लेट्स से इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल हमने प्रॉमिस किया था 100 ऑप्शन दूंगा, 1/4/21 पे सपोज मॉडिफिकेशन की और बोला 100 नहीं, हम तुझे 80 ऑप्शन ही दूंगा, अनफेवरेबल टू एम्प्लॉय। इस केस में माना जाएगा कि 100 में से 20 आपने कैंसिल कर दिए, तो कैंसिलेशन की अकाउंटिंग लगेगी। और कैंसिलेशन की अकाउंटिंग क्या होती है, बाय बैक। ये सब जो अपन पढ़ रहे हैं मॉडिफिकेशन और कैंसिलेशन, ये अभी किसका पढ़ रहे हैं, शेयर बेस्ड पेमेंट में अगर जब शेयर इशू कर रहे हैं तो कैश शेड्यूल के अंतर्गत लॉजिक यही होंगे क्या, वहां पे तो एक्चुअल कैश देना है तो वहां लफड़ा ही नहीं है, वहां पे तो आपको लाइबिलिटी का अमाउंट निकालना है, डिफरेंस पीआरएल में डालना, सिर्फ इक्विटी सेटल में ये सब करना है। तो मैंने एम्प्लॉय को बोला था कि मैं आपको 100 ऑप्शन दूंगा, और 1 साल बाद में पलट गया और 100 को 80 कर दिया, तो ऐसा माना जाएगा कि जो 20 ऑप्शन आपने एम्प्लॉय के कम किया वो बायबैक हुआ। डेफिनेटली एम्प्लॉय मानेगा थोड़ी, स्ट्राइक पे बैठ जाएगा, तो आपने बदले में उसको कुछ पैसा दिया होगा, तो वो जो पैसा अगर आपने जो दिया है, बहुत ध्यान से सुनना है, इंडेस कहता है कि वो पैसा अगर किसके बराबर है,
इंडेस कहता है इफ दैट मनी इज इक्वल टू द फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर विच यू बाय बैक, तो नो प्रॉब्लम, आप पूरा रिजर्व से एडजस्ट कर दो। पर फेयर वैल्यू जो शेयर बाय बैक हो उससे ज्यादा पैसा दिया है तो डिफरेंस आपको पिया। हाँ, तो समझो मैं 20 ऑप्शन कैंसिल कर रहा हूँ और एक ऑप्शन की आज फेयर वैल्यू 40 रुपए और मैंने 40 रुपए ही दिए, मेरी एंट्री बुक्स में होगी टू बैंक 40 रुपए। शेयर कैपिटल जितना कैंसिल किया है उसकी जगह एसबीपी रिजर्व कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि शेयर इशू तो वही नहीं थे, कैपिटल बना ही नहीं उससे पहले कैंसिल हो। पर सपोज एक ईसाब आज मैंने कैंसिल किया जिसकी फेयर वैल्यू आज 40 रुपए मार्केट में, पर मैंने 45 दिए ताकि एम्प्लॉय स्ट्राइक प्राइस पे ना चले जाए। तो आपने जो 5 एक्स्ट्रा दिए वो पीओरएल में जाएगा और सिर्फ 40 ही सीधे रिजर्व से एडजस्ट किया। Questions are going to be very important on this. However, let me tell you, whenever there is a cancellation of scheme, जो भी आपका बचा हुआ खर्चा है दोस्तों, सबसे पहले आप उसे इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर। इनफैक्ट ये पहला स्टेप है। तो सबसे पहले तो आप क्या करना, आपने एम्प्लॉय को बोला था 3 साल रुक 100 ऑप्शन दूंगा, फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर बिगनिंग में आपने बोला 20 कैंसिल, तो पहले तो वो 20 पे पूरा खर्चा अभी के अभी बुक करो। क्योंकि देखो स्कीम में आपको पुराना जो स्कीम थी उसका खर्चा तो बुक करना ही है, और यहाँ एक्सेलरेशन हो गया क्योंकि आज ही खत्म हो गई तो पूरा खर्चा आज बुक होएगा। फिर जो भी कैश पेमेंट हुआ है उसे बायबैक जैसे ट्रीट करना। अगर वो फेयर वैल्यू ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑन डेट ऑफ कैंसिलेशन जितना है तो सीधे रिजर्व से एडजस्ट हो जाएगा, रिजर्व डेबिट टू बैंक। और अगर कैश पेमेंट उससे ज्यादा किया गया है तो फिर उस केस में उसे एक्सपेंस मानेंगे पीओ नहीं। ये आपका पूरा कैंसिलेशन का डिस्कशन है और इसी के साथ आपका किसका डिस्कशन पूरा हो जाता है। This kind of completes your discussion with respect to equity settle, cash settle, equity or cash settle, modification and cancel. तो ये बेसिक तरह के सारे आपकी सिचुएशंस हो गई। इन सभी में अपन किसको पैसा दे रहे थे दोस्तों? वी वर बेसिकली गिविंग एम्प्लॉइज, ये एम्प्लॉई है हमारी, और इसे हम क्या दे रहे थे, या तो शेयर या कैश या ऑप्शन टू टेक शेयर। और अब अगर आप एम्प्लॉय नहीं लेकिन एम्प्लॉय की जगह कोई गुड्स और सर्विसेज लेट्स से फॉर एग्जांपल ले रहे हैं, उसका क्या मतलब हुआ? ये मैंने सिर्फ इसलिए रखा था ताकि आप जब रिलेट करो तो आपको दिमाग में याद रहे क्या कि स्टैंडर्ड के कंसेप्ट, एम्प्लॉय से अगर आप शेयर की डीलिंग कर रहे हो या एम्प्लॉय को शेयर के आधार पे पैसा दे रहे हो तो अलग है। और गुड्स और सर्विसेज, तो लेट्स से हमने स्वीटी नहीं ली लेकिन हमने मार्केट से लेट्स से स्वीटी के लिए ये हाल ले लिया, तो स्वीटी को ऐसा ना कैश चाहिए ना शेयर उससे चाहिए। मैंने बोला चलो कोई नहीं, अपन उसके लिए हार खरीद रहे, मैं कोई गुड्स और सर्विस खरीद रहा हूँ। तो दोस्तों ये गुड्स और सर्विस में किससे खरीदूंगा? नॉर्मली कैश देके, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने क्या किया इस बार, मैंने गुड्स और सर्विस के बदले में अपने शेयर्स दे दिए। यहाँ पे पूरा कॉन्सेप्ट अलग है और ये बहुत ही बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट आप ध्यान रखना है दोस्तों। एम्प्लॉय को अगर आप शेयर्स के माध्यम से पैसा देते हो तो जो शेयर्स की फेयर वैल्यू है उतना खर्चा बुक करेंगे, क्योंकि एम्प्लॉय की सेवाओं की कीमत कैसे निकालें। पर ये प्रॉब्लम गुड्स और सर्विस में रही है, इसलिए अगर आप गुड्स और सर्विस लेते हो और बदले में शेयर्स के थ्रू पेमेंट करते हो तो फिर गुड्स और सर्विस की वैल्यू मानेंगे शेयर्स की कीमत। यानी कि अदर शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान में फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक्वायर्ड विल बिकम द बेसिस। तो मैंने एक जमीन खरीदी और बदले में आपको बोला कि इसके बदले में आपको शेयर्स दे रहा हूँ, तो सीधी सी बात है जो जमीन की फेयर वैल्यू है उसे शेयर की कीमत मानी जाएगी, ना कि शेयर की फेयर वैल्यू को जमीन की। कई बार तो हम बिजनेस खरीदते हैं तो पीसी उस पे शेयर्स पे दे देते हैं, वहां ध्यान रखना ये इंडेस 102 नहीं लगता है, वहां स्पेसिफिकली बोला गया ये एक्सक्लूडेड है 103। तो अगर आप इसे देखना चाहें तो इसके लिए एक मस्त समरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आप देखिए वहां से आपको समझ में आएगा बढ़िया एकदम। और सिंपल बता, अगर आप इक्विटी के थ्रू पैसा दे रहे हो पर एम्प्लॉय को नहीं, कोई गुड्स और सर्विस के लिए, तो जो फेयर वैल्यू गुड्स और सर्विस की है उसे माना जाएगा इक्विटी इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू। हाँ, अगर गुड्स और सर्विस की फेयर वैल्यू रिलायबली एस्टिमेटेबल नहीं है तो फिर फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी ऑप्शन को गुड्स और सर्विस की वैल्यू। और यह सिंपल सी एंट्री होगी आपकी, गुड्स और सर्विसेज या एसेट जो भी लिया है वो डेबिट हो जाएगा, फेयर वैल्यू गुड्स की, सर्विस की, एसेट की, और क्रेडिट हो जाएगा एसबीपी रिजर्व। जब शेयर इशू करोगे तो एसबीपी रिजर्व टू कैपिटल प्रीमियम। इतना सिंपल है।
तो सर इसके अंतर्गत भी तो वो हो सकता है क्या कि हम इसको सेटल कैश में कर दें? तो वो रेयर है बट पॉसिबल है, वील कम टू दैट। उससे पहले अभी अपन ये डिस्कस करते हैं। तो मैं गुड्स और सर्विस खरीद रहा हूँ और पैसे बदले में शेयर्स के थ्रू दे रहा हूँ। अदर देन बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या एंट्री होगी? तो जो भी गुड्स खरीदे उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दो, टू कैपिटल पेड अप वैल्यू और बैलेंसिंग फिगर से क्या। अगर बाद में इशू करने वाले हो तो अभी एसबीपी रिजर्व यूज करोगे। तो लेट्स से मैंने क्या किया है गुड्स आज खरीद लिए पर शेयर बाद में इशू करूंगा, नो प्रॉब्लम। आज आप गुड्स को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो और एसबीपी रिजर्व बुक करो। लाइबिलिटी बुक मत करना क्योंकि लाइबिलिटी है नहीं, देयर इज नो ऑब्लिगेशन टू पे कैश और एनी अदर फाइनेंशियल एसेट। एसबीपी रिजर्व, और जब शेयर इशू करोगे तो एसबीपी रिजर्व टू कैपिटल और प्रीमियम। सर कभी ऐसा हो गया कि शेयर आज दे दिया और गुड्स बाद में आएंगे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो जो गुड्स की आज कीमत है वो एडवांस पेड फॉर गुड्स नाम के हेड में डेबिट कर देना। एडवांस टू सप्लायर प्रीपेड, किससे? फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस, जिस दिन दिया उस दिन। तो शेयर इशू ही कर दिया अगर आपने, तो शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट कर दो, फिर जब गुड्स आ जाएंगे तो एडवांस क्रेडिट हो जाएगा और गुड्स या सेट। तो ये सिंपल सा आपका ट्रीटमेंट है अगर आपने कोई गुड्स और सर्विसेज ली और बदले में आप क्या कर रहे हो। पर अगर मैं कहूं कि मैं गुड्स और सर्विस ले रहा हूं और मैंने आपको जो पैसे दिए वो किस फॉर्म में देने की बात कर रहा हूँ? शेयर के फॉर्म में नहीं, शेयर के ऊपर बेस्ड कैश के फॉर्म में। तो हो सकता है स्पेकुलेटिव ट्रांजैक्शन है, अगर वो है तो 109 में कवर होगा, फिर ये डेरिवेटिव माना जाए। नॉर्मली ऐसे ट्रांजैक्शन नेट में ही सेटल होंगे, पर मैं बोलता हूँ नहीं नहीं ऐसा नहीं है, जेन्युइन ट्रांजैक्शन। तो ऐसी सिचुएशन में फिर क्या होगा? आप गुड्स और सर्विस ले रहे हो, कैश पेमेंट कर रहे हो, गुड्स और सर्विसेज को आप क्या करोगे? फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर। और आप बोल रहे हो कि भैया मैं क्या कर रहा हूँ? सिंपल सा क्वेश्चन है बहुत सिंपल है। आपने कहा आप लेचे 5 से लेक्चर्स ले रहे हो और बदले में आपने बोला आप अपनी कंपनी के शेयर्स मुझे दोगे। मैंने बोला भैया मुझे नहीं चाहिए शेयर्स। आपने बोला सर हमारी कंपनी बढ़िया करेगी। मैंने बोला पूरा कॉन्फिडेंस है, पर मुझे शेयर नहीं चाहिए। आपने बोला चलो आप बताओ ये लेक्चर के बदले में हमारे कितने शेयर लगेंगे। मैंने बोला तुम्हारा एक शेयर 1000 रुपये पे ट्रेड हो रहा है, तो इस लेक्चर के बदले में लेक्चर 10 शेयर लगे। आपने कहा चलो एक काम करते हैं, थोड़ा रोमांच पैदा करते हैं, हम आपको 10 शेयर्स दे देंगे। यार मुझे शेयर चाहिए नहीं। आपने बोला चलो हमारे 10 शेयर की जो प्राइस होगी ना 3 महीने बाद वो आपको पे कर। अगर आज शेयर की प्राइस 10 शेयर की जो प्राइस है वही रही तो लेक्चर के पूरे पैसे मिल जाएंगे, 10,000 रुपये। 1000 रुपये का एक शेयर है, कभी बढ़ गई फायदा हो जाएगा, गिर गई तो नॉर्मली दोस्तों ये ट्रांजैक्शन फिर स्पेकुलेटिव नेचर के ट्रांजैक्शन ज्यादा लग रहे हैं। बट दिक्कत यह है कि इसमें आप अपने खुद के इक्विटी शेयर इशू कर रहे हैं। तो शेयर इशू नहीं हो रहे हैं, शेयर के आधार पे बस प्राइस दी जा रही है। तो अगर ये डेरिवेटिव नेचर के तो 109 में होंगे, नहीं है तो फिर जो गुड्स और सर्विस में आपसे ले रहा हूँ, यानी आप इस केस में ले रहे हो जो लेक्चर्स, वो आप फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड कर देना। और कैश पेमेंट अगर उससे कुछ भी कम ज्यादा करना पड़ा तो उसको आप पीआरएल में डेबिट कर। और अगर इसमें इक्विटी कम कैश सेटल प्लान है तो क्या होगा? सेम फेयर वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज पे गुड्स और सर्विस को रिकॉर्ड किया जाएगा और ग्रांट डेट पे उसी से अपन क्या करेंगे, जो अपने को पैसा देने की उम्मीद लग रही है कुत्ते की, हम क्या बुक कर देंगे? फाइनेंशियल लाइबिलिटी कैश देने की, और बचा हुआ किस में डाल देंगे? इक्विटी कंपोनेंट। ईयर एंड पे अपन रीमेजर करते जाएंगे गेन लॉस भी। ये बहुत ही स्पेशल केस है, आप इसको इग्नोर भी कर दोगे तो चलेगा एग्जाम्पल ऑफ। ऐसा कर करके बातों ही बातों में आपने किसका डिस्कशन कर लिया? बातों में कहना तो सही नहीं होगा, पर इक्विटी सेटल कैश सेटल, और इक्विटी और कैश सेटल ये थोड़ा रेयर का डिस्कशन है, ये सारे कवर। तब जब आप एम्प्लॉय को नहीं कोई गुड्स खरीद रहे हो और उसके बदले में शेयर्स दे रहे हो या शेयर्स के बराबर की प्राइस दे रहे हो। सिंपल सा फंडा है, गुड्स और सर्विस फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड होंगे और पैसे के लेन देन में कुछ भी ऊपर नीचे होगा तो वो पिया जाएगा। ये कंक्लूजन और कुछ नहीं है। इन सब के बाद में बहुत सारे स्पेशल इश्यूज है दोस्तों इस चैप्टर में, जिसमें से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ जो काम किया वो वाले मैं आपको कवर करवा। एक ग्रेडेड वेस्टिंग काम का क्वेश्चन आ चुका है हालांकि इसके ऊपर। अभी अपन ने क्या देखा था इक्विटी विद कैश अल्टरनेटिव में किसके पास ऑप्शन था? होल्डर के पास। अगर कंपनी के पास ऑप्शन हुआ तो बोलते हैं नॉर्मली कंपनी के पास ऑप्शन होगा तो सब्सटेंसिव नहीं होगा, होल्डर की चाहत पे ही उसको तो इसलिए उसकी अकाउंटिंग वैसी होगी। पर अगर वाकई कंपनी के पास ऑप्शन हुआ तो फिर उस केस में पूरी अकाउंटिंग अलग हो जाती है। ये रेयर है इसलिए अभी हम डिस्कस नहीं। इसके अलावा टीडीएस एक इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये डिस्कस करेंगे। रिक्लासिफिकेशन देख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं। कैश सेटल प्लान्स की वेस्टिंग कंडीशन है, बहुत रेयर है नहीं।
चेंज इन स्कीम नहीं, ग्रुप सेटलमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। एंड डिस्क्लोजर फर्स्ट टाइम अडॉप्शन, तो फर्स्ट टाइम अडॉप्शन तो अलग से देखेंगे, बाकी डिस्क्लोजर्स एज सच एटलीस्ट अभी। ग्रेडेड वेस्टिंग क्या होता है? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, इसके ऊपर इंडेक्स में ये था, पर इस पर कोई क्वेश्चन आईसीआई मॉड्यूल में नहीं था और एग्जाम में आ चुका है, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है। खैर, ग्रेडेड वेस्टिंग का मतलब होता है, और अपन तो पहले से पढ़ रहे हैं, मैंने एम्प्लॉय को, मैं बोलता हूँ ना 3 साल रुक तो तुझे 300 शेयर दूंगा, तो मैंने बोला 3 साल रुक 300 शेयर दूंगा, वो एक्साइट नहीं हुआ। मैंने बोला साल भर भी रुक गया ना तो 300 में से 10% शेयर दे दूंगा, 2 साल रुक गया तो 10% और दे दूंगा, 3 साल रुक गया तो फिर 300 और नहीं, टोटल 300 करवा, यानी फर्स्ट ईयर में 30, सेकेंड ईयर में 30 और थर्ड ईयर में फिर आपको 240 और मिल जाए, ऐसे टोटल 300 की स्कीम। इंडेक्स कहता है बारीकी में समझा जाए तो ये एक नहीं 3 स्कीम है। पहली स्कीम जिसमें एम्प्लॉय 1 साल रुके 30 शेयर ले जाए, दूसरी स्कीम जिसमें 2 साल रुके और 2 साल में टोटल 30 ले जाए, और तीसरी जिसमें 3 साल रुके और 240 ले जाए। आप सारे एम्प्लॉय में एस्टिमेट कर लो कौन 1 साल रुकेगा, कौन 2 और कौन 3। आपको लग रहा है जो एम्प्लॉय 1 साल ही रुकेगा उस पर सिर्फ पहले साल में जितने ऑप्शन पे खर्चा होता है उतना बनाओ, जो 2 साल रुकेगा उस पर 2 साल के लिए, और जो 3 साल रुकेगा उस पर तीनों स्कीम में खर्चा बनाओ। यानी इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका, मान लो ये 3 क्वेश्चन है, एक 30 ऑप्शन 1 साल वेस्टिंग पीरियड, एक 30 ऑप्शन 2 साल वेस्टिंग पीरियड, और एक 240 ऑप्शन 3 साल वेस्टिंग पीरियड। हर लेवल पे एस्टिमेट कर लो कितने एम्प्लॉय रिटायर होंगे और हर लेवल पे आप खर्चा निकालो। तो पहले वाले स्कीम में खर्चा फर्स्ट ईयर में आएगा, सेकंड स्कीम में खर्चा 2 साल में बुक होगा, फर्स्ट और सेकंड, और थर्ड स्कीम में 3 साल में। तो तीनों स्कीम में फर्स्ट ईयर में जो खर्चा बुक हो रहा है वो आपका टोटल खर्चा फॉर द फर्स्ट ईयर हो जाएगा, जो कि काफी हैवी एक्सपेंस आएगा फर्स्ट ईयर में। क्यों? क्योंकि आप फर्स्ट ईयर में ही कुछ ऑप्शन वेस्ट कर रहे हो, इसे ग्रेडेड वेस्टिंग के। फेयर वैल्यू कभी पता नहीं होना तो फिर इंट्रिंसिक वैल्यू को फेयर वैल्यू मान लेते हैं। क्या? टीडीएस। टीडीएस की प्रॉब्लम्स में क्योंकि आप एम्प्लॉय को हिसाब दे रहे हो और फायदा पहुंचा रहे हो, तो टेक्निकली स्पीकिंग उस पर टैक्स काटना बनता है। अब ये कैश सेटल्ड है तो आप टीडीएस काट लोगे, पर इक्विटी सेटल में प्रॉब्लम आएगी कि आप टीडीएस कैसे काटोगे, क्योंकि कैश तो दे ही नहीं रहे। नॉर्मली फिर क्या करती है कंपनी, उतने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कम इशू कर देती है एम्प्लॉय को, और उसके भी आप टीडीएस जमा कर। तो मैंने बोला था मैं आपको 100 शेयर दूंगा, जब 100 शेयर देने की बारी आई तो उसके ऊपर टीडीएस बनता था। तो हो सकता है कंपनी की पॉलिसी हो या तो एम्प्लॉय से टीडीएस रिकवर करे, या वो बोले कि टीडीएस 10% है तो मैं तुमको 100 की बजाय 90 शेयर ही दूंगा। तो यहाँ पे माना जाएगा कि 10 शेयर जो अब आप नहीं दे रहे हो वो कैंसिल होगा। और कैंसिलेशन की अकाउंटिंग बायबैक जैसी होती है। बायबैक में क्या होता है, जो फेयर वैल्यू होती है उसकी, जो अपन कैंसिल कर रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू तक अगर पैसा आप देते हो तो अपन क्या मानते हैं कि रिजर्व से एडजस्ट होगी। उससे ज्यादा पैसा दिया तो फिर अपन क्या मानते हैं, तो पीएल में जाएगा। सेम लॉजिक यहाँ पे। तो कैंसिलेशन में आप क्या करोगे, यहाँ पे आप उसको पैसा तो दोगे नहीं, उसकी जगह इनकम टैक्स को पैसा दोगे। कैंसिलेशन में हो सकता है अपन सामने वाले को पैसा दे या इनकम टैक्स को दे रहे, एक तरह से ऐसा मान रहे। तो टू बैंक या टू टीडीएस पे भी जितने आपने कैंसिल किए टीडीएस भरने के लिए, उसका एसबीपी रिजर्व प्रोपोर्शनेट अमाउंट डेबिट। पीआरएल में अगर आपने जो कैंसिल किए हैं उससे ज्यादा अगर आप टीडीएस भर रहे हो तो, और बैलेंसिंग फिगर रिजर्व। तो जैसे 10,000 ऑप्शन ग्रांट किए थे, वेस्टिंग पीरियड 3 साल था, फेयर वैल्यू 45 रुपए थी ग्रांट डेट पे, और फेयर वैल्यू आपकी 145 रुपीज थी वेस्टिंग। आपको कहा गया है कि खर्चा आप कितना बुक करोगे, तो देखो 3 साल 10,000 ऑप्शन 45 यानी 4,50,000, तो हर साल का 1,50,000 का खर्चा। क्यूमुलेटिव खर्चा आपका 1.53 और 4.5 हो गया। अगर आप इशू कर देते तो 4.5 तो कैपिटल और रिजर्व कर देते। अब टीडीएस आपको बोला गया है कि आपको काटना है कितना। तो टीडीएस इनकम टैक्स में क्या होता है, जिस दिन एक्सरसाइज होता है उस दिन की फेयर वैल्यू पे काटना पड़ता है 10%। तो 10,000 ऑप्शन की फेयर वैल्यू कितनी है भाई, फेयर वैल्यू हो सकता है चेंज हो गई हो, और बाद में क्या बोला गया है कि फेयर वैल्यू ग्रांड डेट पे भले ही क्या थी 45 थी, पर बाद में फेयर वैल्यू 145 हो गई। मुझे इससे मतलब नहीं, एम्प्लॉय का गेन है, पर टीडीएस के लिए मतलब है। तो मुझे 145 के हिसाब से 10,000 ऑप्शन पे 1.45 लाख का टीडीएस पे। तो मैं एसबीपी रिजर्व टू टीडीएस पेबल कितना डाल दूंगा, 1.4 पर, और ये पे कर दूंगा। और अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हो सकता है कि मैंने जो ऑप्शंस कैंसिल किए उसकी फेयर वैल्यू उसके बराबर है, ओनली 10% की वही फेयर वैल्यू होता है, कैंसिल किया तो ये हो गया। वो नहीं है तो फिर पीआरएल में कुछ डालना पड़ेगा, जो रेयर केस।
तो आपको क्वेश्चन दिया है 5,000 ऑप्शन है, 2 साल में वेस्ट होंगे, ग्रांड डेट पे 30 थी, फिर 35 और 60 हो गई फेयर वैल्यू। टीडीएस 10% फेयर वैल्यू ऑन वेस्टिंग डेट। अब इसी बात है, मैं तो खर्चा ग्रांड डेट की जो फेयर वैल्यू है 30 रुपये उस हिसाब से बुक करूंगा, यानी 1.5 लाख, यानी 75,000 दोनों से। फिर मुझे टीडीएस काटना है 10%। तो ये मानते हुए कि टीडीएस में आप ये वाला मेथड फॉलो करेंगे, 10% काटूंगा, 1.5 लाख पे 15,000, सॉरी कितना है, 3 लाख, 5,000 ऑप्शन पे 60, ₹3 लाख पे 10%, यानी 30,000 टीडीएस काटना है। तो सबसे पहले आप 30,000 रुपये एसबीपी रिजर्व से टीडीएस पेबल में डाल दो। क्या कुछ हाँ, और 30,000 रुपये की आपकी टीडीएस लाइबिलिटी आ जाएगी। अब आप इसे डेबिट क्या करोगे, एसबीपी रिजर्व से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम समझना, एसबीपी रिजर्व तो आपने सिर्फ 30 रुपए से ही बनाया है, जबकि आपको टीडीएस 60 पे करना है, तो जो बचा हुआ है ना वो भी रिजर्व से ही एडजस्ट हो। आधा बनाया आधा नहीं बनाया, रिजर्व से एडजस्ट होगा, पीआरएल से नहीं। क्यों? क्योंकि आप इसे टीडीएस काट के आप क्या करोगे, 10% ईसॉप कम दोगे। तो ईसॉप अगर 10% कम करोगे तो आपके पास टोटल एसबीपी रिजर्व में पैसा इकट्ठा कितना हुआ है 2 साल में, ये एंट्री कर करके 1.5 लाख रुपए, तो उसका 10% यानी 15,000। तो एसबीपी रिजर्व से आप 15 लाओगे, पर आपको देना जो है वो 30 है। तो आप जो ज्यादा दे रहे हो वो इसलिए दे रहे हो क्योंकि एक्चुअल में शेयर की फेयर वैल्यू बढ़ी है। तो ये लॉस नहीं बुक होएगा, शेयर जो आप कैंसिल कर रहे हो उसकी जो फेयर वैल्यू उससे भी ज्यादा पे करना पड़ता तो लॉस बुक होता, ऐसा है नहीं। अब ऐसा कर देंगे, और फिर आपका एसबीपी रिजर्व कितने का है, मैंने एसबीपी रिजर्व कितना इकट्ठा कर लिया था, 30 ऑन 5,000, 1.5 लाख, 15,000 ट्रांसफर हो गया तो 135 बचा। ये शेयर इशू करूंगा तो शेयर कैपिटल और सिक्योरिटी प्रीमियम में चल, और टीडीएस की लाइबिलिटी क्या करेंगे। तो ये आइडियल तरीका है जिसको आप फॉलो करें। तो क्लासिफिकेशन बहुत क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप समझ लो अगर इक्विटी सेटल को आपने कैश सेटल किया है तो उसे कैंसिलेशन जैसे अकाउंट फॉर। पर कैश सेटल को अब आपने इक्विटी सेटल कर दिया, तो अभी तक प्रोविजन फॉर एसआर बना रहे थे और अब आपने क्या कर दिया, बोला कि शेयर्स देंगे, तो इसे डी रिकॉग्निशन ऑफ फाइनेंशियल लाइबिलिटी जैसा ट्रीट किया। तो प्रोविजन फॉर एसआर को पहले उस तारीख पे फेयर वैल्यू पे लेके आएंगे, जो भी गेन लॉस होगा पीआरएल में जाएगा, और वो पूरा का पूरा फिर क्या हो जाएगा, एक तरह से एसबीपी रिजर्व हो जाएगा। फिर आगे एसबीपी रिजर्व की जैसी उसकी अकाउंटिंग। टेस्टिंग कंडीशन छोड़ दीजिए, चेंज इन स्कीम में बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप से, ध्यान से सुनिए दोस्तों, सुनिए आप ध्यान से सुनिए। पेरेंट कंपनी ने क्या किया, सब्सिडरी के एम्प्लॉइज को बोला अच्छा काम करो, तो पेरेंट के शेयर तुम्हें मिलेंगे। जैसे टाटा ग्रुप में ज्वाइन करते थे पहले, तो टाटा सन्स में ज्वाइन होते थे और उसके आपको ईसॉप्स वगैरह अगर होते थे तो पेरेंट कंपनी के मिलते थे, और वहां से फिर आपको कोई भी उनकी ग्रुप कंपनी में पोस्ट करते। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज में आप ज्वाइन करो, जरूरत पड़ेगी तो आपको जियो में या रिटेल में डाल देंगे, पर ईसॉप आपको रिलायंस के ही मिलेंगे। तो मैं काम सब्सिडरी में कर रहा हूँ पर ईसॉप रिलायंस दे रहा है, ऑब्वियस सी बात है रिलायंस खर्चा क्यों बुक कर रहा है जबकि मेरा काम सब्सिडरी में। हो सकता है रिलायंस सब्सिडी से रिइंबर्समेंट लेता हो सकता है नहीं भी लेता, उस हिसाब से अकाउंटिंग प्रेफर करें। तो आपको सिंपल पहला रूल ये याद रखना है कि एम्प्लॉय जहां काम कर रहा है ना, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वहां बुक हो। अगर इक्विटी सेटल ट्रांजैक्शन है तो जो सर्विस है अगर वो सब्सिडरी में दी जा रही है और शेयर पेरेंट के, तो या तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, सब्सिडरी रिम्बर्स करेगी पैसा पेरेंट को, क्योंकि शेयर उसके जा रहे हैं और काम वो सब्सिडरी में कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो देखो सीधी सी बात है, खर्चा तो बुक करना पड़ेगा सब्सिडरी को क्योंकि काम वहां कर रहा है, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, और अगर वो रिम्बर्सेबल है तो वो प्रोविजन बुक कर देंगे। पर रिम्बर्सेबल नहीं है तो ये मानेगा कि ये पेरेंट का इक्विटी कॉन्ट्रीब्यूशन है, किसको फ्री में दिया, मतलब पेरेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन। पेरेंट क्या करेगा, क्योंकि पेरेंट ईसॉप इशू कर रहा है तो इसके लिए डेफिनेटली उसको क्या करना है, अपनी बुक्स में इन्वेस्टमेंट डेबिट करना है, और एसबीपी रिजर्व यानी इक्विटी
यानी सिंपल सा रूल है भैया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस को खर्चा किसको बुक करना पड़ेगा, जिसके यहाँ एम्प्लॉय काम। तो अगर सपोज ऐसा है कि काम पेरेंट में कर रहा है और शेयर सब्सिडरी के जा रहे हैं और ऑब्लिगेशन टू रिम्बर्स नहीं है, तो पेरेंट एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस बुक कर। और पेरेंट सब्सिडरी का इक्विटी इन्वेस्टमेंट अपनी बुक्स में नहीं मान सकता, तो ये बोलेगा सब्सिडरी ने एक तरह से अपना डिविडेंड देने का ये तरीका अपना दिया, तो ये डिविडेंड की तरह से पेरेंट की बुक्स में इनकम लिखी। और सब्सिडरी एक तरह से मानेगा कि उसने अपने रिजर्व्स या डिविडेंड्स एक तरह से पे कर दिए हैं, तो वो टू इक्विटी। बड़ी अजीब से। पर अगर रिम्बर्समेंट की कोई बात है तो डेफिनेटली फिर रिम्बर्समेंट के लिए हम क्या करेंगे, सब्सिडी को डेटर और पेरेंट क्रेडिटर, अगर पेरेंट सब्सिडी से कुछ पर्स, तो फिर खर्चा पीआरएल में जो नेट अमाउंट का होता ही बुक किया। रीलोड फीचर छोड़ दीजिए, ड्यूरिंग द ईयर इशू हुए तो ध्यान रखना खर्चा प्रोपोर्शनेटली बुक होगा। तो क्वेश्चन अगर एग्जाम में है 1 अक्टूबर के हिसाब स्कीम इशू हुई है 3 साल की, टोटल 30,000 खर्चा है, तो 1 साल का 10,000 है, तो पहले ईयर में आप 5,000 ही बुक करना है, क्योंकि 1 अक्टूबर से 31 मार्च बुक। नॉन वेस्टिंग बता दिया मैंने, बाकी डिस्क्लोजर्स और बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ज़्यादा फोकस नहीं। आई होप ये एक अच्छा कंसेप्ट बेस्ड रिविजन हो गया आपके लिए। ऑब्वियसली बात है, ज़्यादा फोकस अपन ने एम्प्लॉय शेयर बेस्ड पेमेंट पे किया है, वही ज़्यादा क्रिटिकल है दूसरे के कंपैरिजन। और फिर थोड़े से स्पेशल इश्यूज में कुछ चीज़ें काम की थी, वो डिस्कस कर ली, इससे आपका 102 कवर हो गया। डेफिनेशन स्कोप वगैरह में आपको सच सिर्फ एक इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में अगर कोई शेयर बेस्ड पेमेंट प्लान अपन टारगेट कंपनी का एक्वायर करते हैं तो उसकी अकाउंटिंग 103 में होगी। सिमिलरली पीसी अगर अपने शेयर्स के थ्रू इशू कर रहे हैं तो उसकी अकाउंटिंग 103 में होगी। सिमिलरली कंपनी अगर अपने शेयर होल्डर के साथ शेयर इशू करना या इस तरह के कोई ट्रांजैक्शन करती है तो उसकी भी अकाउंटिंग यहाँ 102 में कवर। तो इक्विटी होल्डर के साथ राइट इशू देना या ओनर्स की कैपेसिटी में डीलिंग करना, बिजनेस कॉम्बिनेशन में इशू करना या डेरिवेटिव की तरह यूज करना, ये स्टैंडर्ड के स्कोप से। इक्विटी इंस्ट्रूमेंट मतलब कंपनी के इक्विटी शेयर, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट ग्रांटेड यानी कि ईसॉप्स, फेयर वैल्यू लिखा जाए तो ईसॉप्स की मानना, फेयर मार्केट वैल्यू लिखा जाए तो मानना शेयर्स की। ग्रांटेड जिस दिन इक्विटी स्कीम आपकी अप्रूव हो गई, शेयर होल्डर वगैरह सबकी, और ग्रांट शुरू हो गई, डेट दे दी, भले ही आज वेस्ट नहीं हुआ है, वेस्टिंग डेट यानी जब एम्प्लॉय एंटाइटल्ड हो जाएगा मानने के लिए। एक्सरसाइज पीरियड यानी एम्प्लॉय की वेस्टिंग के बाद जब तक उसके पास खुले ऑप्शन शेयर लेने के, वेस्टिंग एक्सरसाइज पीरियड, और वेस्टिंग पीरियड जब तक एम्प्लॉय का एंटाइटलमेंट नहीं है वो वाला पीरियड। तो खर्चा वेस्टिंग पीरियड तक बुक करना होता है, डेफर करने का परमिशन से वेस्टिंग पीरियड तक ही। फेयर मार्केट वैल्यू बता दिया किसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, शेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। That's about it. 102. Please share your feedback and we will take up the questions tomorrow on this. Thank you.